हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। और उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और पिछले लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हमने आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था, जिसमें आपने पिछले वाले में आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया था, एंड आपका मेमरी ग्लैंड ये करना बचा है, और उसके बाद आपका गैमेटोजेनेसिस। उससे पहले आपका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट में हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्टिव में इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, डेट इज सबसे पहला इवेंट है आपका गैमेटोजेनेसिस, देन आफ्टर इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। गैमेटोजेनेसिस में आपका फिर से अगर आप सेपरेटली करते हो तो दो पार्ट आता है, एक आता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंड आता है आपका oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका स्पर्म बनाया जाता है और oogenesis में आपका सेकेंडरी oocyte या ओवा या एग बनाया जाता है। ठीक, इंसेमिनेशन में क्या है कि जो स्पर्म आप बना रहे हो वो फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेट यानी कि इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, पहुंचाया ट्रांसफ़र किया जाता है। पहुंचने के बाद आपका जो स्पर्म होता है और जो आपका, ठीक है, आपका जो स्पर्म होगा और आपका जो ओवा हो गया, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइज करके एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करते हैं, डेट इज कॉल्ड जाइगोट। देन आफ्टर आपका ये जो जाइगोट है इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली डिवीजन होता रहता है, वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, वो ब्लास्टोसिस, मोरूला अपनी फर्दर स्टेजेस में जाते हैं और मदर के यूट्रस से जाके वो अटैच हो जाते हैं, उनके यूट्राइन वॉल से वो अटैच हो जाते हैं यूजिंग विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो मदर के यूट्राइन वॉल से जो जाइगोट होता है या एम्ब्रायो जो होता है, जब वो इम्प्लांट होता है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद टोटल आता है गेस्टेशन पीरियड। ये आपका एक तरीके का डेवलपमेंट पीरियड होता है, जो कि आपका बेसिकली ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली 9 मंथ का होता है। डेज में अगर बात की जाए तो ये 270 डेज का होता है, और अगर वीक की बात की जाए तो लगभग ये आपका 36 वीक का होता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा कि आपसे मंथ में पूछते हैं, डे में पूछते हैं या वीक में पूछते हैं। देन आफ्टर आपका जब गेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद होगा आपका पार्चुरेशन, डेट इज डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आता है एज इट इज मेल रिप्रोडक्टिव में टेस्टिस होता है, आपके पास पेयर होता है। देन आफ्टर आपका एसेसरी डक्ट होता है, एसेसरी ग्लैंड होता है और एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है। एसेसरी डक्ट आपके पास टोटल 4 होते हैं, जिनमें से आपका पहला है रेटाटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडायमिस, वास डिफरेंस। ठीक, ये सीक्वेंस ऐसे ही है, ऐसे याद करो आप। एसेसरी ग्लैंड में आपके पास 3 ग्लैंड आते हैं, डेट इज आपका पहला है सेमाइनल वेसिकल, देन आफ्टर प्रोस्टेट ग्लैंड है, एंड देन आफ्टर है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल का फंक्शन बेसिकली ये होता है कि जो भी स्पर्म आ रहा होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो भी बन के स्पर्म आ रहा होता है, इसमें सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड ऐड किया जाता है, और जैसे ही सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड उस स्पर्म में ऐड हो जाता है तो स्पर्म का नाम चेंज करके हम सीमेन कर देते हैं। सीमेन इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड ऐड हुआ है। ठीक, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रोस्टेट अपना फ्लूइड ऐड करता है, एंड देन आफ्टर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का बेसिकली ये आपका लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक, एंड लास्ट है आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक, तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, याद कर लो कि मेल पजेज ओनली वन ओरिफिस फॉर यूरिन एंड स्पर्म एजेक्शन। मेल के पास क्या है, एक सिंगल पासिंग ही होती है जिससे वो अपने स्पर्म को और अपने यूरिन को दोनों को सिंगल रास्ते से ही पास करते हैं। बट अगर फीमेल में हम देखते हैं तो फीमेल में हमारे पास 2 सेपरेट है। ठीक है, उनके पास यूरिन के लिए अलग रास्ता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए उनके पास अलग अलग 2 अलग अलग रास्ते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद आपका एज इट इज एनसीईआरटी था। चलिए यहाँ एज इट इज आपने एम्पुला, हाँ, ये आपने पार्ट कर लिया था कि जो स्वेलन पार्ट होता है डेट इज ओवरी। ओवरी में आपका बेसिकली सेकेंडरी oocyte मैन्युफैक्चर होता है, बनता है। ओवरी के जस्ट आपका एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी का काम होता है कि वो सेकेंडरी oocyte को कैच कर लेगा, देन आफ्टर वो इन्फंडेबुलम के थ्रू एम्पुला में भेजता है। फैलोपियन ट्यूब आपका 2 नाम था, एक तो फैलोपियन ट्यूब था और दूसरा आपका ओविडक्ट था। इसके 3 आपके बेसिकली नाम थे। 3 पार्ट होते हैं, स्थमस होता है, एम्पुला होता है और इनफंडेबुलम होता है। स्थमस यूट्रस के पास होगा, एम्पुला आपका टर्निंग पॉइंट होता है, और जो इनफंडेबुलम होता है वो आपका फिम्बरी के पास होता है। ऐसे आप समझो, आप इसको एज अ ट्रीट करो कि जो आपका स्पर्म है वो एज आपका दूल्हा है
और जो आपका ओवा है सेकेंडरी oocyte है वो आपकी एज इट इज दुल्हन है। इनकी शादी होने के लिए मंडप चाहिए, तो वो मंडप आपका बेसिकली एम्पुला है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा भी जाएगा कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का कहाँ हो रहा है, शादी कहाँ हो रही है इनकी, तो वो एम्पुला वो रीजन है जहाँ पे शादी बेसिकली होती है या फर्टिलाइजेशन होता है। अब ऑप्शन में आप थोड़ा सा ये मान लीजिए एमसीक्यू में आता है या लिखने के लिए आता है, तो सबसे पहले तो आप प्रेफर जो करेंगे, सबसे पहले आप प्रेफर यही करेंगे कि आप उसमें एम्पुला ही लिखिए। सबसे पहले आप एम्पुला ही लिखिए। अगर एम्पुला ऑप्शन में नहीं है, अगर आपको एम्पुला ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो फिर दूसरा जो प्रेफरेबल आएगा वो आएगा आपका एम्पुला इस्थमस जंक्शन। तो फिर आप उसको ये लिखिए, ये आप सर्च करिए। तो पहली प्रायोरिटी तो आप एम्पुला को ही देंगे। एम्पुला के जस्ट आपका जब एम्पुला आपका हो जाएगा तो एम्पुला के बाद सेकंड प्रायोरिटी आप बेसिकली एम्पुला स्टमक जंक्शन को देंगे। और इन केस अगर ये दोनों आपको नहीं मिलते हैं तो फिर लास्ट एज इट इज आपके पास फैलोपियन ट्यूब या ओविड डक्ट आएगा। ठीक, चलिए यहां तक हो गया था। नेक्स्ट आपका यहां से स्टार्ट करना है। द यूट्रस इज ए सिंगल, यूट्रस इज ए सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम। वोम का मतलब होता है गर्भाशय, जहां बच्चा आ रहा होता है, यहाँ पलेगा बच्चा। ठीक है, तो यूट्रस का दूसरा नाम वोम भी होता है, गर्भाशय। द शेप ऑफ यूट्रस इन इन्वर्टेड पियर, याद रखिएगा यूट्रस का जो शेप होता है इन्वर्टेड पियर होता है। सपोर्टेड बाय ए लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, यूट्रस से एक पेल्विक लिगामेंट अटैच होता है जो कि पेल्विक वॉल पे जाके वो अटैच करता है ताकि उस यूट्रस को एक सपोर्ट दे सके। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, यूट्रस जो होता है, यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, वो वेजाइना में खुलता है, दैट इज एक नैरो पार्ट होता है, रास्ता होता है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। उस कैविटी या उस सर्विक्स को बेसिकली हम सर्विकल कैनाल बोलते हैं, विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। सर्विकल जो कैनाल होता है, आपका जो वेजाइना होता है, वो एक तरीके का बर्थ कैनाल होता है। बेबी की जो डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन के टाइम पे जो डिलीवरी होती है वो यहीं से होती है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये इसका, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डैम श्योर है आपका बनेगा कि यूट्रस के पास द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर। पहली बात तो ये 3 लेयर होती है टिश्यू की। ठीक है, द एक्सटर्नल, ठीक है, सबसे बाहर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिन। एक्सटर्नल तो है लेकिन वो थिन है, और जो एक्सटर्नल थिन लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। जो मिडिल होती है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है और स्मूथ भी होती है, स्मूथ मसल होती है, दैट इज मायोमेट्रियम। और जो इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। तो इसमें 3 चीजें हैं आपके पास जो इन्होंने कंफ्यूज आपको करेंगे पेपर में। सबसे पहला एक्सटर्नल थिन पेरीमेट्रियम, इनको ऐसे ही याद रखिए, या नोट्स में जहां आप लिख रहे हो उसको आप लिखते चलो ऐसे। एक्सटर्नल है, थिन है, मतलब एक्सटर्नल थिन के लिए आपके पास आएगा पेरीमेट्रियम। ठीक है, मिडिल थिक, उसके बाद आप फिर नीचे लिखो जहां भी नोट्स आप बना रहे होगे, मिडिल या बना चुके होगे। मिडिल थिक के लिए, जो मिडिल थिक के लिए आ रहा है वो आपका आ रहा है एंडोमेट्रियम। उसके बाद फिर आपका आएगा इनर ग्लैंडुलर, तो उसके बाद फिर आता है आपका इनर ग्लैंडुलर। तो इनर ग्लैंडुलर लेयर जो होता है वो इंडोमेट्रियम होता है। ठीक, डैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, जो यूट्राइन कैविटी में लाइंस क्रिएट करती हैं ताकि जो अटैचमेंट रहता है बेबी का वो बहुत अच्छे से हो सके। द इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्या है फिर से, द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस। जो एंडोमेट्रियम होता है वो हर महीने अपनी एक साइकिल चेंजेस में जाता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको पता है। तो उसके थ्रू में वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूछा जाएगा कि कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है, कि आपको किस लेयर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू। तो वो याद रखिएगा कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो ज्यादातर इन्वॉल्व की जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। While the myometrium exhibit strong contraction, जो मायोमेट्रियम होता है इसी मायोमेट्रियम में ही कॉन्ट्रैक्शन करवाया जाता है ताकि बेबी बाहर की तरफ आ सके। एक्सटर्नली जब हम डिलीवरी करवाते हैं, एक कॉमन सी बात है, आप आगे अगर इनकेस आप MBBS करते हो तो वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, बेबी की जब डिलीवरी होनी होती है तो एक तो होता है आपका एज इट इज नॉर्मल डिलीवरी। तो अगर क्योंकि फीमेल की बॉडी से उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल रहा होता है, सिक्रीट करवाया जाता है। ऑक्सीटोसिन का काम होता है कि यूट्रस पे लोड बढ़ा देता है वो। अब यूट्रस पे भी क्योंकि आपको पता है 3 पार्ट है, तो यूट्रस के भी कौन से पार्ट पे वो लोड बढ़ाता है, दैट इज आपका मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम आपका कौन सा है, मिडिल थिक लेयर
मसल दैट इज मायोमेट्रियम। तो मिडिल वाली जो मायोमेट्रियम होती है उस पर प्रेशर बढ़ा देता है, प्रेशर बढ़ाने की वजह से उस पर उसकी मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं। अब कोई चीज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो चीज़ अंदर है वो बाहर की तरफ फेंकाना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो अंदर का बेबी होता है वो धीरे धीरे बाहर आता है। कुछ केसेस में ऑक्सीटोसिन बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में निकलता है तो उस केसेस में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, जैसे पहले के टाइम पे होता था। बट अभी ऑक्सीटोसिन हो सकता हो कि जो लेडी है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो उतना नहीं सिक्रेट कर पा रही है, तो हम बाहर से उसको एज इट इज इंजेक्ट करते हैं ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ाने के लिए। इन केस अगर वो फिर भी नहीं उतना कर पा रही तो देन आफ्टर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है सिजेरियन। बट आजकल ऐसा सिचुएशन हो गई, नॉर्मल में पेन बहुत ज़्यादा होता है तो लोग प्रेफर नहीं करते हैं, सिजेरियन करके दर्द नहीं होता है तो करवा देते हैं। बट कोशिश मतलब होना चाहिए, नॉर्मल ही करना चाहिए। तो एज इट इज पूछा जाएगा कि डिलीवरी के टाइम पे कौन सा ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो मायोमेट्रियम में ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस। पहला जो फीमेल का एक्सटर्नल, जैसे आपने मेल का पढ़ा था एक्सटर्नल जेनेटेलिया, उनके पास एसरी डक्ट होता है, रेटाटेस्टिस होता है, वैसे ही सेम जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है, सबसे पहले है आपका मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद आता है आपका लेबिया मेजोरा एंड उसके बाद है आपका लेबिया माइनोरा। अब इसमें लेबिया का मतलब होता है बेसिकली माउथ, लिप। लेबिया का मतलब है लिप, और मेजोरा और माइनोरा इन द सेंस है कि वो बड़ा है और छोटा है, जस्ट सेंस सही कह रहा है। लेबिया मेजोरा थोड़ा लिप बड़ा होगा, लेबिया माइनोरा लिप थोड़ा छोटा होगा। देन आफ्टर आपका आता है इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज हाइमन एंड आपका फिर आता है आपका क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस हैज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, याद रखिए, कवर्ड विथ स्किन एंड प्यूबिक हेयर। जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो फैटी टिश्यू और स्किन होता है, उसके पास प्यूबिक हेयर्स भी होते हैं। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, ठीक है, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ, एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, और जो वेजाइनल ओपनिंग होता है उसके चारों तरफ जो एक कवरिंग होती है बेसिकली वो आपका मॉन्स प्यूबिस देता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ये आपका एक तरीके का ये हो गया और फिर ये हो गया आपका, तो ये जो बाहर वाला लेयर है ये आपका है लेबिया मेजोरा, बाहर वाला, और ये जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज आपका है लेबिया माइनोरा, और यहीं पे आपका प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस, और इस जगह पर आपका होता है बेसिकली मॉन्स प्यूबिस, जो आपका बेसिकली हेयर वाला पार्ट होता है वो ये होता है। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस वो वही कहता है। The opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen। जो वेजाइना की ओपनिंग होती है, वेजाइना एक्चुअली कवर किया गया होता है, जो कवरिंग होती है that is called hymen। इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी जो हमारे यहाँ जो आपके पेपर में केस बेस्ड स्टडी के रूप में आ सकता है, अभी हम समझाते हैं। तो हाइमेन से कवर किया गया होता है। क्लाइटोरिस इज टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये बोला ना कि ये जो लेबिया माइनोरा होता है बेसिकली, तो लेबिया माइनोरा जहां पर जस्ट अटैच होने वाला होता है वहीं पर आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज क्लाइटोरिस। ठीक, ठीक है। द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस दैट इज इंटरकोर्स। तो जब हम फर्स्ट इंटरकोर्स करते हैं, जब हम ड्यूरिंग फर्स्ट पहली बार सेक्स करते हैं, तो उस टाइम पे फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पे हाइमेन ब्रेक डाउन होता है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन यहां से आएगा आपका, केस बेस्ड स्टडी में पूछा जाएगा। हाउएवर इट कैन बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जॉल्ट, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling etc। हाइमन क्या है? हाइमन आप कह सकते हो कि ये एक वर्जिनिटी का साइन नहीं होता है। ज़्यादातर जो हमारे यहाँ और अभी भी बहुत से जगहों पर एक साइन मानी जाती है कि हाइमन का प्रेजेंट होना एज इट इज़ एक वर्जिनिटी की साइन है, बट ऐसा नहीं होता है। हाइमन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज के थ्रू भी टूट सकता है। ठीक है, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, तो क्योंकि एक झिल्ली होती है, बस एक पतली सी लेयर होती है, वो इसलिए दी गई है क्योंकि जो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फ्लूइड होगा वो एक्सेसिव में बाहर ना निकले, वो एक जितना है उतना ही बाहर निकले, बाकी वो अंदर रहे। बट एक्सीडेंट आप अगर हैवी एक्सरसाइज करते हो तो झिल्ली ही है, फट जाती है वो। बट आज भी लोग उसे ऐसा मानते हैं कि अगर वो नहीं है तो मतलब ऐसा इंटरकोर्स हुआ है, कहीं हो चुका है, ऐसा माना जाता है। हाइमन को एज अ लोग वर्जिनिटी का साइन मानते हैं, बट आप रखो क्लियर, ऐसा कुछ नहीं होता है, टूट सकता है वो। ठीक है, तो केस बेस्ड स्टडी का एक क्वेश्चन आपसे इसमें जरूर पूछेंगे। और एक दो लाइन और है, जनरली लोग मिस कर देते हैं, बच्चे टीचर्स भी मिस कर देते हैं। इट कैन बी ब्रोकन ऑन अ सडन फॉल, ये जो इन्होंने दो वर्ड लिखा है ना, सडन फॉल और जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पन,
ये एक पॉइंट हो गया। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सम स्पोर्ट, तो ये जो दो वर्ड है इन्होंने सडन फॉल और जॉल्ट और इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पन, ये बच्चे जल्दबाजी में पढ़ते हैं और ये लाइन छूट जाती है। तो केस बेस में एमसीक्यू में कहीं भी आ सकता है, ये लाइन याद रखिएगा, सडन फॉल और जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पन से भी हो सकता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, इन सबसे भी टूट सकता है। इन सम वोमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, ये देखा भी गया है कि क्वाइटस के बाद भी बहुत सारे वोमेन में एज अ हाइमेन सही सलामत रह गया है। इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। हाइमेन का होना और हाइमेन का ना होना ये किसी भी तरीके से कोई भी वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस को इंडिकेट नहीं करता है। तो मान के चलिए इस पैराग्राफ से आपसे एक क्वेश्चन तो वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए उसके बाद आता है एज इट इज आपका मेमोरी ग्लैंड। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड के बारे में आपको ये बताया गया था कि मेमोरी ग्लैंड के बारे में आपको ये बता दिया गया था कि ये भी आपका एक तरीके का रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट है, रिप्रोडक्टिव का ही पार्ट होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद का जो पूरा गेस्टेशन है, पार्चुरेशन है, एंड देन आफ्टर जो बेबी होने के बाद जो पूरा न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट है वो उसमें मेमोरी ग्लैंड पार्टिसिपेट करता है। तो आप ये मान के चलिए कि मेमोरी ग्लैंड से आपका एक क्वेश्चन डैम श्योर है, अब वो चाहे एमसीक्यू में पूछे या चाहे वो आपसे वो केस बेस में पूछे, बट एक क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि वो आपसे एक क्वेश्चन तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक। चलो, ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टराइज्ड, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। चलिए, ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ द ऑल फीमेल मैमल्स। पहली बात तो मेमोरी ग्लैंड के प्रेजेंस की वजह से ही हमें मैमल्स बोला गया था, ये तो आपको पता होगा, 11th में और बेसिक साइंस में पढ़ा है कि मेमोरी ग्लैंड के होने की वजह से ही हम लोग मैमल्स हैं, मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड, ठीक है, पेयर्ड होता है, दैट इज आप इसको ब्रेस्ट भी बोलते हो, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लैंडुलर टिश्यू, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, फीमेल टू फीमेल, फैट का अमाउंट डिपेंड करता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होती है आपकी, ग्लैंडुलर टिश्यू, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये आपका 15 to 20 मेमोरी लोब में आपका ये बेसिकली आपका डिवाइड किया गया होता है, ठीक, जो उन्होंने कहा। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वलाई, तो ये जो 15 से 20 मेमोरी लोब आपका बेसिकली बन रहा होता है उसमें बहुत सारे अंदर सेल्स होते हैं, क्लस्टर में एक साथ इकट्ठे होते हैं, उन सबको एक साथ बोलते हैं हम एल्वलाई। द सेल्स ऑफ एल्वलाई सीक्रेट मिल्क, आपसे पूछा जाएगा कि बेसिकली जो एल्वलाई की सेल्स हैं वही मिल्क को सीक्रेट करते हैं, विच इज stored in the cavity lumen of the alveoli। मतलब एल्वलाई जो बेसिकली क्लस्टर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली मिलके एल्वलाई फॉर्मेशन करते हैं और एल्वलाई ही मिल्क को सिक्रीट करता है और एल्वलाई के ही ल्यूमेन में आपका मिल्क को स्टोर कर दिया जाता है, ठीक। द एल्वलाई ओपन इनटू द मेमोरी टिब्यूल्स, जो एल्वलाई है मतलब यहां तक का जो कहानी 15 to 20 मेमोरी लोब्स। अब इस मेमोरी लोब्स में आपका क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, इस क्लस्टर ऑफ सेल्स को बेसिकली आप एल्वलाई बोलते हैं। यही एल्वलाई आपका मिल्क सिक्रीट भी करता है, यही इसी एल्वलाई के ल्यूमेन में आपका मिल्क स्टोर कर लिया जाता है। फिर यही जो आपका एल्वलाई है, ठीक है, एल्वलाई ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल्स, ये एल्वलाई आपका फिर मेमोरी टिब्यूल्स में आपका ओपन होता है। द टिब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। अब ये जो मेमोरी टिब्यूल्स हैं, क्योंकि 15 से 20 है ना, तो हर मेमोरी टिब्यूल्स एक टिब्यूल लेके आएंगी और सब मेमोरी टिब्यूल्स एक कॉमन जाके ऐड होती हैं, दैट इज कॉल्ड आपका है मेमोरी डक्ट। तो मेमोरी डक्ट में सारी टिब्यूल्स आपके जाके ज्वाइन हो जाती हैं।
सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला। जितने भी मेमोरी डक्ट्स हैं, बेसिकली सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म, जितने भी मेमोरी डक्ट्स हैं वो आपस में कंबाइन होती हैं और कंबाइन होने के बाद वो एक फॉर्म करती हैं, दैट इज कॉल्ड मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट। और ये आपका लैक्टिफेरस डक्ट के साथ कनेक्ट होता है एंड ओपन्स एट द निप्पल फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये जो इतना इन्होंने 5-6 लाइन में एक्सप्लेन किया है और साथ में इन्होंने फिगर भी एक्सप्लेन किया है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, समझा दे रहा हूँ कि क्या है कि मेमोरी ग्लैंड आपका पेयर्ड होता है, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू होती है। इस ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर 15 से डिवाइडेड होता है, 15 से 20 आपका मेमोरी लोब होता है। उस मेमोरी लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम बेसिकली एल्वेलाई कहते हैं। वो एल्वेलाई आपका मिल्क सिक्रीट करती हैं और सिक्रीट करने के बाद वही इसी एल्वेलाई के ल्यूमेन में वो मिल्क को स्टोर कर दिया जाता है। ये एल्वेलाई आपका फिर ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल में। सभी मेमोरी ट्यूब्यूल एक साथ आके कंबाइन होकर, जितने भी मेमोरी ट्यूब्यूल हैं, क्योंकि 15 से 20 है ना, तो सभी मेमोरी ट्यूब्यूल्स एक जगह आके कॉमनली ओपन होती हैं, दैट इज मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट एक साथ फिर आके कंबाइन होता है आपका मेमोरी एम्पुला में। मेमोरी एम्पुला आपके खुलता है आपका लैक्टिफेरस डक्ट में और लैक्टिफेरस डक्ट आपका जाता है फिर निपल एंड निपल से फिर वो मिल्क को बाहर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो ये और जो इसके बाद जो फिगर है, जिनका फिगर है वो फिगर आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो फिगर आने के चांसेस हैं क्योंकि बायो है तो वो ABC करेंगे, वो फिगर एज इट इज कॉपी पेस्ट वो करेंगे, फिर वो ABC कर देंगे एज इट इज आपको। जैसे ये आपका जो फिगर है, ठीक है, ये जो आपका फिगर है दिया होगा NCERT में आपके, तो इस फिगर को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो ABC करके उसको वो लैक करेंगे वो। तो इस फिगर को आप अच्छे से दिमाग में रट के जाइएगा कि इस पोर्शन को बेसिकली फैट बोलते हैं। उसके बाद आपका मेमोरी लोब है, मेमोरी लोब के बाद मेमोरी एल्वेलिस, एल्वेलिस के बाद आपका वो डक्ट, डक्ट के बाद वो मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला के बाद वो डक्ट, और डक्ट आपका सीधे आपके फिर निप्पल में खुलता है। एरियोला आपका बेसिकली निप्पल के जो किनारे जो ब्लैकिश पार्ट होता है उसी को बोलते हैं। फिर ये जो आपका ब्रेस्ट होता है वो बेसिकली आपके रिब्स से ही अटैच होता है, मसल्स बिटवीन रिब्स, ये समझा रहे हैं कि रिब्स के बीच की जो मसल्स होती है, पेक्टोरिस मेजर मसल्स, आप जो मसल्स होती हैं जो सीने की या जो ब्रेस्ट की मसल्स होती हैं इनको बेसिकली पेक्टोरल मेजर मसल्स कहा जाता है। तो ये सब लाइन, ये सब जो वर्ड्स हैं आप इनको क्लियर रखिएगा। बाकी NCERT ने एज इट इज़ लाइन सीक्वेंस ही वही दिया है। सबसे पहले मेमोरी लोब है, कंबाइन होकर ये एल्वेली बनाती है, एल्वेली आपका डक्ट में खुलता है, डक्ट आपका फिर मेमोरी एम्पुला में जाता है, मेमोरी एम्पुला आपका लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है एंड डक्ट आपका फिर उसके बाद निप्पल में खुलता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक, चलिए उसके बाद एज इट इज़ चलिए, तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है एज इट इज गैमेटोजेनेसिस। चलो, तो गैमेटोजेनेसिस समझा दिया है आपको। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ये समझा दिया आपको, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अच्छा, स्पर्म कहाँ बनता था, याद है? स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता था, ठीक है, टेस्टिस में नहीं बनता था। ऑप्शन में टेस्टिस है तो ठीक है, बट उससे बेटर आप जाओगे, अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो पहले आप वहीं जाओगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनता था। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है कि जनरली गैमीट बनने के प्रोसेस को बोलते हैं, इसके अंदर आपका इंडिविजुअली आता है, डेट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उसको बोल दिया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, डेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो वो आपका इसी गैमेटोजेनेसिस के अंदर ही आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डेट इज टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरी इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स। हमें पता है स्पर्म बनेगा एंड ओवम बनेगा रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इन द टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल, आपको दो चीज बताए थे, एक इमेच्योर मेल जर्म सेल समझाए थे और एक आपका सर्टोली सेल समझाए थे। ठीक, तो इमेच्योर, सबसे पहले इमेच्योर मेल जर्म सेल, डेट इज उसको हम, उस मेल जर्म सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। प्रोड्यूस स्पर्म बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस जो स्पर्म बनता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। डेट बिगिंस एट द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे बेसिकली 14 to 15 की ईयर में, जिसको आप एडोलसेंस किशोरावस्था बोलते हो, वहां से स्टार्ट होता है ये। द स्पर्मेटोगोनिया, अगर सिंगुलर
अगर सिंगुलर में है तो आप उसको स्पर्मेटोगोनियम बोलोगे, एक है तो स्पर्मेटोगोनियम और एक से ज्यादा है तो स्पर्मेटोगोनिया। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि ये आपको सिखाया गया, बताए थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल्स पर लाइनिंग होती है दो तरीके की सेल की, याद होगी, एक तो आपका ये मेल जर्म सेल होता है एंड सेकंड आपका सर्टोली सेल होता है। गुड। मल्टीप्लाई बाई माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन कॉन्टिन्यूसली होता है, ठीक है, इनके बनने में माइटोटिक होता है, बट जब आता है कि डिवीजन, क्रोमोसोम का डिवीजन करना है तो उस टाइम पे मियोटिक होता है। अभी एक ही जैसे सारे स्पर्म को बनाना है, क्योंकि हमें नहीं पता ना फीमेल के बॉडी में कौन सा स्पर्म जाएगा, कौन सा फर्टिलाइज करेगा, तो हमें सारे स्पर्म एक जैसे ही बनाने हैं। तो एक जैसे अगर बनाने होते हैं तो उसके लिए हमें माइटोटिक डिवीजन कराना होता है, उनके स्ट्रक्चरल्स, केमिकल स्ट्रक्चर सब सेम होगा। तो माइटोटिक डिवीजन करेंगे, इंक्रीज इन द नंबर एज इट इज, ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड, ठीक है, सब डिप्लॉयड होगा, एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम, ठीक है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें से कुछ जो होते हैं उनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, अच्छा उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद तब उसके बाद आपका पहला डिवीजन होता है, दैट इज आपका मियोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, पहला मियोटिक डिवीजन दैट इज रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन डिवीजन इसीलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, घट जाती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो आपका जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, गोनिया, उसमें आपका पहले हुआ माइटोसिस, तो माइटोसिस से आपके बने सेल आपके, ठीक। अब इस माइटोसिस होने के बाद फिर इसमें आपका ये कहलाता है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें होता है मियोसिस। तो मियोसिस में बनते हैं आपके दो, जो कह रहा है, और इनमें से एक को बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23, ठीक है। इसके पास आपका 46 है, इसके पास आपका 46 है, लेकिन क्योंकि यहां मियोसिस कर दिए हो तो इसके पास जो आपका बचेगा वो जाएगा 23, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम, ठीक है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। अब इसमें से एक फिर सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइड है वो फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाएगा और टोटल आपका 4 इक्वल हैप्लॉइड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड, इन चारों को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। What would be the number of chromosome in the spermatid? अब आप ये बताइए कि इनमें स्पर्मेटिड में कौन सा क्रोमोसोम नंबर क्या होगा। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, ठीक है, ये क्लियर होगा। अब उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड। अब जो स्पर्मेटिड ये जो चारों बने उसमें क्रोमोसोम की नंबर, उनकी क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, क्या होगी। अब ये इसका आंसर वो दे पाएंगे जिन्होंने क्लास 11 में सेल साइकिल पढ़ा होगा। तो सेल साइकिल में आपको बताया गया था कि मियोसिस और माइटोसिस होते हैं। मियोसिस आपके 2 फेज में होते हैं, फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। एक्चुअल जो डिवीजन होता था वो आपका मियोसिस फर्स्ट में होता था, ठीक है, आपको याद होगा थोड़ा बहुत, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, थोड़ा बहुत याद होगा। फिर प्रोफेज में आपका फिर सब पार्ट्स होते थे, याद है, पैकेटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये फर्दर आपके पार्ट्स होते थे। तो मियोसिस फर्स्ट में ही एक्चुअल डिवीजन होता है। जो सेकंड डिवीजन होता है, मियोसिस सेकंड जो होता है, जस्ट लाइक इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, मतलब मियोसिस सिर्फ नाम है, बट मियोसिस सेकंड आपका माइटोसिस के ही बराबर होता है। तो माइटोसिस के बराबर होगा तो क्रोमोसोम तो संख्या इसमें आधी ही नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का जब आपने सेकंड माइटोटिक किया, इन्होंने लिखा ना सेकंड मियोटिक, तो सेकंड मियोटिक करने का मतलब है वो माइटोसिस ही करवा रहे हैं। तो माइटोसिस कराएंगे तो ईच में क्रोमोसोम की संख्या तो सब में बराबर ही रहेगी, चेंज होगी नहीं, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती है। तो एज इट इज, इस क्वेश्चन का आंसर एज इट इज 23 रहेगा, ठीक। The spermatids are transformed into spermatozoa। ये स्पर्मेटिड जो होता है ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा, दैट इज स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटोजोआ जो आपका स्पर्मेटिड है, उस स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना या स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है जो कि पूरा साइकिल है, फिर बीच में आता है आपका स्पर्मियोजेनेसिस है जो कि लास्ट का स्टेप है कि स्पर्मेटोजोआ का स्पर्म में कन्वर्ट होना, ठीक। तो वो हो गया। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस
स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। जो आपका स्पर्म बना है उसका हेड जो है वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड होगा, क्योंकि अभी स्पर्म बना है, अभी वो न्यूट्रिशन लेने के लिए उतना नहीं है कि वो अपने आप को मैच्योर है, तो मैच्योरिटी के लिए या उसको डेवलप होने के लिए सर्टोली सेल की खासकर ज़रूरत पड़ेगी। और सर्टोली सेल का काम ही यही होता था कि जो आपका न्यूली स्पर्म बना है उसको मैच्योरेशन या मैच्योरिटी प्रोवाइड करने का काम या क्या कहते हैं न्यूट्रिशन देने का काम वही करेगा सर्टोली सेल, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। तो 3 चीजें हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा साइकिल होता है, स्पर्मियोजेनेसिस जो आपका लास्ट का स्पर्मेटेड स्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और जब सर्टोली सेल से वो न्यूट्रिशन लेके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो बाहर आ जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। तो ये 3 है, याद रखिएगा। Spermatogenesis start at the age of puberty, बता दिया, due to significant increase in the secretion of gonadotropic releasing hormone that is GnRH। ये पूछा जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पे ही क्यों होता है, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी के अंदर GnRH का लेवल जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस करवाने के लिए टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि वही करवाएगा ही वो, तो वो एक्चुअल प्यूबर्टी की बात आता है, क्योंकि प्यूबर्टी में GnRH का लेवल हाई होता है, ये एंड्रोजन का लेवल हाई करता है, और एंड्रोजन का हाई होने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक, दिस इफ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, this increased level of GnRH then act as the anterior pituitary gland and still stimulate secretion of 2 gonadotropin, that is luteinizing hormone, that is LH, and follicle stimulating hormone। तो क्या है, 2 अलग सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं आपके, that is पिट्यूटरी से सिक्रीट किए जाते हैं। पहला है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है 2 जो कि साथ साथ ये भी रिलीज किए जाते हैं। अब एक है कि आप इसमें याद कैसे करोगे, जैसे ये जो दोनों हार्मोन है ना आपके, एक तो हो गया आपका LH और एक तो हो गया आपका FSH, ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, ऐसा कंफ्यूजन मत रखिए, दोनों में पाए जाते हैं। अब मेल में थोड़ा सा FSH को एक्सप्लेन करना और इनका रोल प्ले थोड़ा सा आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि इसके नाम में थोड़ा सा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, वो फीमेल वाला जब आप करोगे तो वो वहाँ पर आपका अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्यों नाम बोला है। LH होगा बेसिकली आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग ऐसे याद कर सकते हो कि ल्यूटिनाइजिंग का काम होता है लुटा दो। ठीक है, ये फीमेल्स में ज़्यादातर भी ओव्यूलेशन के टाइम पे आएगा, तो आप बस ऐसे समझो कि ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है आपका मेल्स में, वो आपका सिक्रीट वो इंटरस्टिशियल सेल्स में जो आपका होता था, वो बेसिकली पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को अच्छे से प्रॉपरली गवर्न करने में हेल्प करता है। ठीक, बाकी पाया दोनों में जाता है, इसकी आपको कंफ्यूजन मत रखना। एंड्रोजन इन टर्न्स स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एज इट इज, बोला ना एंड्रोजन्स क्या, क्योंकि इसी के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को एग्जिबिट करेगा, जो कि प्रोसेस को वही करवाएगा। FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल, फंक्शन के नाम पे आ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FSH। FSH का फंक्शन क्या है, तो FSH का फंक्शन लिखा है, ठीक है, फंक्शन अंडरलाइन कर लीजिए आप कि FSH का फंक्शन क्या है। FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल। अब सर्टोली पे अगर काम कर रहा है तो बाकी का काम आप जान ही रहे हो कि सर्टोली पे अगर काम करेगा तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेट तब तक लोड होता है, तब तक देखते हैं कहाँ गया। ठीक है, द इंक्रीज GnRH देन एक्ट एज अ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ये आपका समझा दिया, एंड्रोजन FSH। टेक टाइम। चलो ये तो हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पेज ये उसके बाद देखते हैं स्पर्म वाला था कि हाँ ये वाला। चलो, FSH acts on the Sertoli cell and stimulates the secretion of some factors
some factors which help in the process of spermiogenesis। तो FSH का काम जो है बेसिकली वो आपका, उसने क्लियर कट समझा दिया है आपको कि FSH सर्टोली सेल पे काम करता है एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कराने के लिए कुछ फैक्टर्स, आप ऐसे याद कर सकते हो कि स्पर्मियोजेनेसिस करवाने के लिए FSH का रोल है। ठीक है, FSH का रोल जो है स्पर्मियोजेनेसिस कराने के लिए होता है, और एक तो आपका एज इट इज सर्टोली सेल पे वो काम कर रहा है। ठीक, चलो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। चलो नेक्स्ट आता है आपका लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। 100% क्वेश्चन डैम श्योर है। ठीक है, 100% है कि स्पर्म का तो स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा ही पूछेगा, मेक श्योर है, स्पर्म का आपका स्ट्रक्चर पूछेंगे ही पूछेंगे। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, सबसे इंपॉर्टेंट हेड होता है इनके पास, नेक होता है और मिडिल पीस होता है, और लास्ट में आपका एक टेल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, पूरे बॉडी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप, क्योंकि स्पर्म एक सेल है और सेल है तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो पूरे स्पर्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज इट इज पूरी बॉडी को कवर की होती है। द स्पर्म हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, मोर इंपॉर्टेंट, स्पर्म के हेड के पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जो कि अभी आगे चल के आपका फर्टिलाइज करके डिप्लॉइड में कन्वर्ट होगा। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इट इज एक्रोसोम। एक्रोसोम जो हेड आपका बेसिकली होता है, स्पर्म का जो आपका हेड होता है, ठीक है, आपको यहाँ देखो फिगर में आपको दिख रहा होगा कि स्पर्म का जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, ये वाला बेसिकली, ये वाला जो पार्ट हो गया दैट इज आपका एक्रोसोम। एक्रोसोम एज इट इज आपका एक तीर का काम करता है, क्योंकि जो ओवा है, जो एग है आपका, उसको फर्टिलाइज करना, उसकी दीवार को तोड़ना होता है। तो उसकी दीवार को तोड़ने के लिए एज इट इज हर कोई नहीं तोड़ सकता, उसके लिए एक पर्टिकुलर अपना एंजाइम होता है, वो एंजाइम जो होता है उसी एक्रोसोम के अंदर है। अब एनसीईआरटी ने क्योंकि उस एंजाइम का उन्होंने नाम नहीं इंक्लूड किया है कि कौन सा एंजाइम है, तो वो पूछेंगे भी नहीं आपसे, ठीक है, उतने आप चिंता मत करो। बट फंक्शन याद रखना कि फंक्शन ऑफ एक्रोसोम क्या होता है, ओवा की वॉल को पेनिट्रेट करके तोड़ के अंदर जाने का जो काम होता है वो एक्रोसोम ही करता है। ठीक, तो वो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। द एक्रोसोम इज फिल्ड, द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम एज इट इज। मैंने कहा है कि एक्रोसोम जो होता है वो बेसिकली आपका कुछ एंजाइम से फिल्ड होता है, बट उन्होंने एंजाइम का नाम नहीं दिया है। That helps the fertilization of ovum, एड में समझा दिया। The middle piece possesses numerous mitochondria, याद करने का तरीका, M से मिडिल पीस, M से माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिडिल पीस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अच्छा, क्यों होता है, क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इन द मतलब एनर्जी जनरेशन और कन्वर्जन यही होगा। तो स्पर्म को अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा था इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में आपने क्या कहा था कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल वेजाइनल ट्रैक। तो वेजाइनल ट्रैक में जब आप एक बार इंजेक्ट कर दोगे, उसमें आप जब भेज दोगे, तो वहाँ से लेके उसको एम्पुला तक जाना है, वहाँ तक आपको उसको खुद ही जाना है। तो जाने के लिए एनर्जी चाहिए ना उसको, तो वो एनर्जी बेसिकली यही माइटोकॉन्ड्रिया ही उसको प्रोवाइड करा रहा होता है। विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, एज इट समझा दिया मैंने। द ह्यूमन मेल एजैकुलेट्स, ये एक डाटा है जो आप ध्यान रखिएगा, MCQ में पूछना होगा तो आपसे पूछेंगे डाटा डायरेक्टली। द ह्यूमन मेल एजुकेट्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म वो निकालते हैं, विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। उस 200 से 300 मिलियन में लगभग 60% ऐसे होते हैं जिनका शेप और साइज नॉर्मल होता है, और उनमें से भी 40% ऐसे होते हैं जिनकी वाइग्रस मोटिलिटी होती है, मतलब वो बहुत हद से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि जो जितना स्पर्म एक्टिव होगा फर्टिलाइजेशन वही करवाएगा। इसलिए कहते हैं लाइफ आपकी बेसिकली एक तरीके की संघर्ष है, एक जंग है। कभी आप उदास होइए तो चिंता मत करिए। 3 इडियट्स में स्टार्टिंग में मूवी स्टार्ट होती तो आप देखो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप वो स्पर्म रहे हो जो आपने मिलियंस 200 से 300 मिलियन स्पर्म को आपने पीछे, वो आप एक्टिव स्पर्म रहे हो, तो आप बहुत एक्टिव हो अपने आप में, तभी आपने 200-300 मिलियन को पीछे किया है। तो फिर 10-12 लाख तो फिर बहुत उस हिसाब से कमी है, ठीक है। तो इसलिए हमारी बॉडी ही हमें बहुत कुछ सिखा देती है, बट
टेंशन डिप्रेशन ये छूटता नहीं है हमारा। चलिए नेक्स्ट है आपका स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एट इट इज। इस बार एनसीईआरटी ने देखो यहां क्लियर कर दिया उसने कि स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल रहा है, आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट, डक्ट से होता हुआ जाएगा वो। सिक्रीशन, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट आर द एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी। मतलब मैच्योरेट, उसको मैच्योर करने का और उसको स्टोर करने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोग के पास होती है। द सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमा। सेमाइनल वेसिकल का मैंने पहले ही बता दिया कि आपका जो ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड आपका सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल में जैसे ही आपका स्पर्म ऐड होता है इसका फ्लूइड, तो उसका नाम चेंज करके हम सीमेन कर देते हैं उसको डायरेक्ट, ठीक। The functions of male sex accessory duct and glands are maintained by the testicular hormone that is androgen। बार बार आ रहा है कि एंड्रोजन ही उन सबको मेंटेन करता है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका मेल का। नेक्स्ट आता है आपका फीमेल। द प्रोसेस ऑफ, अच्छा इससे पहले थोड़ा सा आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लो, कहीं अगर दिक्कत हो तो स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। बना के अच्छे से प्रैक्टिस कर जाइयो। श्योर है 100% आने की चांस है इसके, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा उसको। चलो एक्रोसोम, हेड वाला पार्ट में आपका एक्रोसोम हो गया, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मेटल, और ये न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। नेक हो गया सेकंड पार्ट, तो हेड आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, नेक आपका सेकंड पार्ट हो गया, मिडिल पीस आपका थर्ड पार्ट हो गया। मिडिल पीस के पास ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि स्टर, और आपका फोर्थ पार्ट हो गया टेल। टेल तो बेसिकली आपका स्विंग। अच्छा एक चीज और, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जैसे ही आपका एक्रोसोम ने, जैसे ये आपका एग है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका स्पर्म है, और जैसे ही स्पर्म इस एग की वॉल को तोड़ता है वैसे ही यहाँ नेक से रीजन अलग कर दिया जाता है। मतलब कि एग के अंदर सिर्फ हेड वाला रीजन जाता है, बाकी मिडिल पीस और टेल का काम। देखो काम खत्म हो गया ना भाई, डेस्टिनेशन तक तो हमने पहुंचा ही दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया और टेल का तो काम है नहीं। जब हम एक बार डेस्टिनेशन तक पहुंच गए तो फिर सवारी की तो हमें काम पड़ती नहीं है। हमें जो बेसिकली काम है वो हेड का काम है। क्यों काम है? क्योंकि इसी हेड के न्यूक्लियस में ही तो हमारा जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सारे कैरेक्टर। तो बेसिकली जो फीमेल की बॉडी में जाता है वो बेसिकली ये जाता है। और एक रीजन ये भी आप समझिए, एक बच्चे को बनाने में जो 70% का योगदान होता है वो फीमेल का ही होता है। क्योंकि भाई देखो, एग पूरा फीमेल का ही है, ठीक है, एग तो पूरा फीमेल का है, उसमें आपका मेल का सिर्फ नेक ही जाता है, पूरा पार्ट तो गया ही नहीं, सिर्फ नेक ही गया। तो मान के चलो कि 60 to 70 to 80% तो पूरा जिम्मेदारी तो बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी बनाने की तो मम्मी के ऊपर ही थी। तो एक ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होता। इसीलिए एक फैक्ट भी है, आप कह सकते हो कि बच्चे मम्मी से ज़्यादा अटैच रहते हैं। ये एक रीज़न भी है। कहीं भी चोट लगती है या कुछ भी होता है तो हम मम्मी को ही याद करते हैं, मतलब पापा से उतना कनेक्ट नहीं रह पाते हैं। एक रीज़न ये भी है कि हमारी पूरी बॉडी का बनाने का जो पूरा वो था, पार्ट था, वो मम्मी का ही गया। एग पूरा यूज़ हुआ है, लेकिन स्पर्म का सिर्फ नेक ही यूज़ हुआ है, बाकी का पार्ट नहीं गया। तो जस्ट अ फैक्ट है, याद रखिएगा आप, ठीक है। अगर पूछना होगा, कठिन करना है, रीजनिंग है, कुछ भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आता है आपका द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से काफी डिफरेंट होता है, तरीका इनका अलग है बनाने का। देखो, जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत सिंपल होता है, oogenesis उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए कहा जाता है स्त्री बहुत कॉम्प्लिकेट है, आप उन्हें समझ नहीं सकते हैं, ये एक्चुअल है। मेल बहुत सीधा होता है, ठीक है, वो बहुत सिंपल होते हैं, वो हाँ नहीं क्या करना है, उनका सीधे लॉजिक क्लियर होता है। फीमेल्स में थोड़ा सा ये रीज़न है, इनबिल्ट उनके अंदर भी है। उनके हार्मोन काफ़ी ऐसे होते हैं कि उन्हें खुद ही नहीं उन्हें पता होता कि वो कब क्या करने वाले हैं, कब क्या बोलने वाले हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जस्ट जोक्स पार्ट में आप याद कर सकते हो कि oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हार्मोन रोल प्ले करते हैं, तब जाके आपका oogenesis में ओवा एग आपका बनता है। और एक दिमाग में आप रखो एक चीज़ कि ओवा या एग आपकी दुल्हन है और स्पर्म आपका दूल्हा है, तो वो एक समझने में आसानी रहेगी आपको, ठीक। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। देखो ये एक इंपॉर्टेंट है, oogenesis तब ही स्टार्ट हो जाता है जब बच्ची माँ के गर्भ में ही होती है। मतलब जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ,
जाइगोट बना और जाइगोट के बाद ये क्लियर हो गया कि वो लड़की है, उसी दिन से उसके अंदर ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जबकि मेल के अंदर अभी आपने पढ़ा था कि मेल के अंदर ये डेवलपमेंट प्यूबर्टी के टाइम पे हुआ था, एनसीईआरटी ने लिखा है। तो आप समझ सकते हो कि जब बच्ची अभी फुल्ली डेवलप ही नहीं हुई है तब से उसके अंदर ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, और हमारे में क्या है, हमारे तो प्यूबर्टी होने के बाद ही चला है। When a couple of million gamete mother cell that is oogonia are formed, उस टाइम पे ही उस बच्ची के ओवरी में बहुत सारे मदर सेल दैट इज oogonia फॉर्म्ड हो जाते हैं। विद इन ईच फीटल ओवरी, हर एक ओवरी में no more oogonia are formed and added after, but more important line, जब तक बच्ची माँ के गर्भ में है, पल रही है, तब तक तो है। एक बार लड़की ने डिलीवरी ले लिया, बच्ची बाहर आ गई, तो उसके अंदर अब oogonia नहीं बनेगा। oogonia जितना बनना था वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही बनता है, उसके बाद बच्ची के अंदर रोक दिया जाता है। ठीक, दीज सेल्स, अच्छा इसका एक लॉजिक ये भी है, यही रीजन है कि पिता हम 60, 70, 80 तक भी बन जाते हैं, बट माँ हम नहीं बन पाते हैं। ये इनके साथ वो आपने सुना होगा, ना तो आपने 10th में पढ़ के आए हो, आपने 2 इवेंट सुना होगा, मिनार्च एंड मेनोपॉज। मिनार्च वो होता है जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पहला पीरियड आता है, डेट इज मिनार्च होता है, और मेनोपॉज वो होता है जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकता है, ठीक है, रोक दिया जाता है। तो अब ये जो मेनोपॉज है वो अलग अलग लेडीज में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन, किसी में 45, 50, 55, 60, 65 हो सकता है, तो वो उनकी वेरी करता है हमारा, ठीक है, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है वो। बट एक एज के बाद वो माँ नहीं बन सकती है, जबकि पिता हर एज में बन सकते हैं। अब रीजन क्या है, क्या हमारा क्या है, हमारा सिंथेसाइज हो रहा है, हमारा बन रहा है, तो हमारा कभी मैन्युफैक्चरिंग में ही हमारा बन जाएगा, हम तुरंत काम कर लेंगे। बट उनके में बन चुका है, स्टोर किया हुआ हम यूज करते हैं। जो चीज आप स्टोर की हो, आप उसको कितने दिन तक खाओगे? कोविड के टाइम पे यही होता था, प्रॉब्लम यही चलती थी। आप कोई भी चीज़ स्टोर कर लो, आप उसको कितने दिन तक खाओगे? खत्म होगा ही होगा। लेकिन जो चीज़ आप खुद बना सकते हो, फिर खा सकते हो, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती ना। आप खरीद रहे हो, खा रहे हो, फिर कर रहे हो, तो वही सेम प्रॉब्लम आती है कि मेल्स जो है कभी भी पिता बन सकते हैं, जबकि फीमेल नहीं कर पाती हैं। ठीक, तो ये हो गया नो oogonia, ठीक है। These cells start division and enter into the prophase first। ये लाइन इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं अपना प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मेयोटिक डिवीजन, पहला मेयोटिक का प्रोफेज फर्स्ट में शुरू कर देते हैं, एंड गेट टेम्परेरी अरेस्टेड एट दैट स्टेज दैट इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। जैसे ही ये डिवीजन स्टार्ट करते हैं प्रोफेज फर्स्ट में, जैसे ही ये स्टार्ट डिवीजन करते हैं, तुरंत ही इनको टेम्परेरीली अरेस्ट कर दिया जाता है, तुरंत रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास वो हार्मोन नहीं है अभी। एग्जाम्पल ऐसे समझिए, मैं अपने घर से, चौखट से, जैसे मैंने अपना चौखट पार किया, मुझे तुरंत वहीं पे पकड़ लिया गया, क्योंकि अभी मेरे पास वो स्टैमिना नहीं है कि मैं बाहर जाके सोसाइटी में चल सकूं, तो मुझे तुरंत अभी वहीं रोक लिया गया कि अभी तुम उतने डेवलप नहीं हो। तो जो oogonia बना था माँ के गर्भ में, जो oogonia उस बच्ची का बना था, इसके अंदर मेयोटिक डिवीजन हुआ, जैसे ही उसका प्रोफेज स्टार्ट हुआ, फर्स्ट स्टार्ट हुआ, उसको तुरंत वहीं पर अरेस्ट कर लिया गया, रोक लिया गया, क्योंकि अभी वो डेवलप नहीं है, क्योंकि एज इट इज वही सेम प्रॉब्लम, अभी वो हार्मोन नहीं है, ठीक है। वो आपका अभी जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अभी क्योंकि डेवलप नहीं है, तो उसको अभी रोकेगा, क्योंकि वो जो डेवलपमेंट है एस्ट्रोजन, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन का डेवलपमेंट होना, वैसे ही फीमेल में एस्ट्रोजन का हार्मोन भी एक फीमेल हार्मोन है, तो वो भी आने के लिए उसको लगभग एडोलसेंस में पहुंचना पड़ेगा। तो जब तक एस्ट्रोजन नहीं आएगा, लेवल उसका पीक नहीं जाएगा, तब तक इसका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए मियोसिस फर्स्ट पूरा क्यों नहीं हुआ, क्यों टेम्परेरी उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसका रीजन यही है, उसको अरेस्ट करने का रीजन ही यही है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल डाउन है अभी। ठीक, और वो जो अरेस्ट किया जाता है उसको पहले किस स्टेज में अरेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। डिवीजन के बाद जो पहला बनता है दैट इज प्राइमरी oocyte। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो आपका जो प्राइमरी oocyte होता है, इसके किनारे किनारे, प्राइमरी oocyte के किनारे किनारे आपकी कुछ छोटे छोटे और सेल्स होते हैं, जिनको हम ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं। जैसे अब इस ग्रेनुलोसा सेल्स के आने के बाद इसका नाम हम चेंज करके हम बोल देते हैं, दैट इज आपका हो गया प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, तो oogonia में डिवीजन हुआ, मेयोटिक डिवीजन हुआ, प्रोफेज फर्स्ट में हुआ, प्राइमरी oocyte बना, उसको रोक दिया गया। प्राइमरी oocyte के बाद उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स बनी, और उसी प्राइमरी oocytes का नाम, जब उसके पास ग्रेनुलोसा सेल्स आ गई चारों तरफ, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, प्राइमरी फॉलिकल कर दिया गया। ठीक, A large number of these follicles degenerate during the phase from
ड्यूरिंग फेज फ्रॉम बर्थ टू पिबर्टी। अब क्या है कि लगभग बच्ची के जन्म होने से और उसकी पिबर्टी, उसका पहला पीरियड आने के बीच में बहुत सारे फॉलिकल, क्योंकि ये इसी में अरेस्ट कर दिया गया होता है, इसी में इसको रोक दिया गया, तो जब तक इसकी पिबर्टी आएगी तब तक इनमें से बहुत सारे फॉलिकल डीजनरेट हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। देयरफॉर एट पिबर्टी ओनली, डाटा याद रखिएगा कि लगभग पिबर्टी तक पहुंचते पहुंचते उसके पास सिर्फ 60 से 80 हजार ही फॉलिकल बचते हैं, उसके पास सिर्फ 60 to 80 प्राइमरी फॉलिकल ही बचते हैं, आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, दोनों ओवरी में। ठीक, अब इसी आप समझो, इसी 60 से 80 हजार ओवरी में से, सॉरी प्राइमरी फॉलिकल में से सिर्फ 450 एग को मौका दिया जाता है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट कर सकें। अब आप सोच लो कि ये चूजिंग का फैक्टर भगवान ने कितना, मतलब आपके पास ऑप्शन 60 से 80 हजार लोग हैं, 80 हजार लोग हैं, बट उनमें से आप सिर्फ 450 को चुन रहे हो, मतलब उनमें से भी आप बेस्ट चुन रहे हो। अब आप कंपेयर करो, मेल में भी यही होता था, जिसकी वाइग्रस मोडिलिटी बहुत ज्यादा होगी, जो बहुत अच्छा होगा वही जाएगा, और इधर से फीमेल में भी जो बहुत अच्छी होगी वो आएगी। तो इधर से फीमेल भी बहुत अच्छा वाला, मोर एक्टिव वाला, मेल भी बहुत एक्टिव वाला, जब इन दोनों को फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो वो जो बेबी बनता है वो इसीलिए कहते हैं मोर एक्टिव होना चाहिए। तो भगवान ने तो दोनों को एक्टिव एक्टिव ही भेजा था, वो आप बनने के बाद आप इनएक्टिव हो गए हो, लेजी हो गए, आलसी हो गए, उसकी बात है। बट याद रखिएगा कि 60 से 80 हजार ही बचते हैं, जिनमें से सिर्फ 450 को मौका दिया जाता है आगे मेंस्ट्रुअल, क्योंकि पूरी लगभग उस फीमेल का जब तक खत्म नहीं हो जाता है, मेनोपॉज नहीं आ जाता है, तो राउंड ऑफ अप्रॉक्स 450 तक ही जाता है वो आपका। ठीक, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय अ मोर लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये जो आपका प्राइमरी oocyte था, इसके चारों तरफ आपका ग्रेनुलोसा सेल्स थी, तो इसका नाम आपने क्या बोला था, इसका नाम आपने बोला था प्राइमरी फॉलिकल। अब इसके अंदर क्योंकि और लेयर्स आने लगी, और लेयर्स आने लगी, तो ये तो आपका हो गया, और इसके अंदर ढेर सारा आपका ग्रेनुलोसा सेल्स और आने लगी, तो इसका नाम चेंज करके कर दिया सेकेंडरी फॉलिकल, और साथ में बीच में जगह बच गई और इस खाली जगह का नाम बेसिकली रख दिया गया थीका। ठीक, और उसका नाम हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द टर्शरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल ही आपका बेसिकली उसके बाद टर्शरी फॉलिकल में ये चेंज हो जाएगा, which is characterized by the fluid filled cavity called antrum. टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आती है, that is called antrum. The थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द इनर थीका इंटरना एंड द आउटर थीका दैट इज एक्सटर्ना। ये जो थीका है आपकी जो लेयर है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक इंटरनल थीका, एक आउटर थीका। ठीक है, वो अपने आप में डिवाइड कर लेती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इज देयर स्टेट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। जो आपका फर्स्ट meiotic division स्टॉप किया गया था, वहां पर जो उसको रोका गया था, वो उसका पहला कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे उसका डिवीजन जो वहां पे फर्स्ट meiotic रोका गया था वो कंप्लीट हो जाएगा उसका। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड दैट इज सेकेंडरी oocyte। और उसके बाद जब पहला मियोसिस उसका कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ हैप्लॉइड अनइक्वल डिवीजन वहां, क्योंकि अनइक्वल डिवीजन होता है, रिजल्टिंग इन द एक लार्ज हैप्लॉइड बनता है जिसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। मतलब प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल में आउटर थीका, इनर थीका ये डिवाइड होगा, और उसके बाद ये सब डिवाइड होने के बाद यही आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी। मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल आपका प्राइजेटिस सेकेंडरी oocyte है, ये भी आपका सेकेंडरी oocyte है, टर्शरी फॉलिकल भी आपका सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी oocyte होता है। और जब ये डिवीजन हो जाता है, टर्शरी फॉलिकल में जब डिवीजन हो जाता है, तब आपका बनता है वो सेकेंडरी oocyte, और साथ में छोटी सी पोलर बॉडी बनती है। ठीक, चलो ये हो गया। ठीक, चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल कल करते हैं, ये एक पेज कर लेते हैं। चलो, सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट।
सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के पास सारा वो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म जो भी होता है प्राइमरी oocyte का जो भी साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट वो सब सेकेंडरी oocyte के पास ही होता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस? अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद सोचिए और खुद लिखिए, ठीक है। इसको करके आप क्या क्या फायदा है कि प्राइमरी का सारा साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट सब रिटेन कर लिया जाता है सेकेंडरी में, ऐसा क्यों किया जाता है? तो वो आप सोचो। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है क्या वो आगे और डिवाइड करेगी या डीजनरेट हो जाएगी? तो आप वो डिवाइड नहीं करेगी क्योंकि उसका एज इट इज कोई काम नहीं होता है। तो एक बार आप सर्च करिएगा, डीजनरेट ही होता है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, ठीक है, बहुत से केसेस में नहीं सर्टेन है, बट वो आगे डिवाइड नहीं करता है। The tertiary follicle further changes into the mature follicle और Graafian follicle। जो tertiary follicle होता है वो अपने अंदर changes लाता है, that is वो mature और होता जाता है, जिसका नाम हम Graafian follicle बोलते हैं। The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida surrounding it। अब ये जो secondary oocyte होता है ये अपने चारों तरफ एक नई लेयर का फॉर्मेशन करती है, that is called zona pellucida, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। और इसी लेयर को डीजनरेट करने के लिए ही स्पर्म में आपका एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, इसी लेयर को डीजनरेट करने के लिए। The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte that is ovum from the ovary। तो जो Graafian follicle होता है अब वो टूटता है, फूटता है और उसमें से सेकेंडरी oocyte निकलता है ताकि ओवरी से वो बाहर निकल सके, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। और जैसे ही ओवरी से ये बाहर निकलेगा फिम्बरी उसको कैच कर लेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? क्या आप स्पर्मेटो और oogenesis में डिफरेंस ला सकते हैं, कर सकते हो? हाँ, बेसिकली बहुत डिफरेंस है, तो में हार्मोन का डिफरेंस आएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका एज इट इज प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो रहा है, फीमेल का एज इट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जा रहा है। मेल के लिए एज इट इज आप अगर चेक करो तो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स की जरूरत नहीं पड़ रही, बट फीमेल्स में एज इट इज पड़ रही है। उसमें चॉइसिंग की जा रही है फीमेल्स में कि हाँ उसमें हर एक स्टेजेस पे रोक दिया जा रहा है उसको, फर्स्ट डिवीजन पे, प्राइमरी मियोटिक फर्स्ट डिवीजन पे, फिर सेकंड डिवीजन पे, उसको हर स्टेजेस में रोका जाएगा। तो ये जो इसने क्वेश्चन पूछा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप करके जाइएगा, लिख के याद करके जाइएगा, ठीक है। बाकी और जो उसने डिटेल का है उसने तो आगे डायग्राम से उसने समझा दिया है दोनों को। अब एक बार मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, दोनों को ध्यान से समझ लेना। चलिए, मेल के पास आपका बेसिकली होता है स्पर्मेटोगोनिया प्यूबर्टी की स्टेज पर, ठीक है। वो आपका देखिए एक सेल दिए हैं, दैट इज आपका ये हो गया 46। इसमें होगा आपका माइटोसिस डिफरेंशिएशन इन द सेंस होता है कि वो एक जैसे ही बनेंगे सारे। तो माइटोसिस डिवीजन हुआ, तो माइटोसिस डिवीजन हो तो सबसे पहला आपका बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक। उसके बाद होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो क्योंकि इसके पास अगर 46 है माइटोसिस है तो इसके पास भी आपके 46 ही होंगे। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया, तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है उसमें मियोटिक हो गया है। मियोटिक का मतलब फर्स्ट पहला वाला है तो ये तुरंत क्रोमोसोम की संख्या आधा कर लेगा, 23 कर लेगा। उसके बाद सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, यहाँ पे सेकंड मियोटिक, तो सेकंड मियोटिक का मतलब है मियोसिस सेकंड और इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस सेकंड। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम की संख्या एज इट इज वो 23 रहेगी और स्पर्मेटिड फिर कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ में। पूरा जो प्रोसेस है, ये जो पूरा आपका प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। पेपर में आएगा आपसे, डैम श्योर है। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एक बार स्पर्म यहाँ पे जो भी स्पर्म आपका बना, ठीक है, देखो जैसे ये प्यूबर्टी की टाइम पे, ठीक है, ये डिवीजन हुआ, 4 बने, उनमें से फिर एक गया सेकेंडरी प्राइमरी oocyte, फिर यहाँ आपका सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर वहाँ से आपका ये स्पर्मेटिड 4 बन गए आपके, और इन सब की प्लॉइडी आपकी 23, 23, 23, 23। उसके बाद ये आपका स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ये स्पर्म का हेड सर्टोली सेल में जाके एम्बेडेड होगा, वहां से न्यूट्रिशन लेगा और फिर वहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर होगा, डेट इज प्रोसेस इसको क्या बोलते थे? स्पर्मिएशन, ठीक। तो ये तीनों में डिफरेंस आप क्लियर रखिएगा, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सेम एज इट इज आपका फीमेल का आप एक बार चेक कर लो। इसका मैं एक बार
सेल्फ भी आपको बनवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक मैं बहुत सिंपल फिगर बनवा दूंगा, अभी आप एनसीईआरटी का समझ लो। ऊगोनिया एज इट इज आपका, सबसे पहले आपका ऊगोनिया, वेट, चलिए सबसे पहले आपका ऊगोनिया एज इट इज में 46 होगा। माइटोसिस डिवीजन होगा, प्राइमरी oocyte बनेगा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, रोक दिया जाएगा। मियोसिस फर्स्ट आपका प्रोफेज फर्स्ट में स्टॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी वही है ना, क्योंकि देखो फीटल लाइफ, ये तो आपका बेसिकली फीटल लाइफ वाला है, जो प्राइमरी oocyte है वो तो फीटल लाइफ में। बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, तो इस स्टेज पर इसको रोक दिया जाता है, क्योंकि अभी एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा नहीं है, और एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा नहीं होगा तो उसका फर्स्ट मियोटिक कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही लड़की अपनी एडल्ट में इंटर कर जाती है, एडल्ट करते ही उसका फर्स्ट मियोटिक कंप्लीट हो जाता है, और फर्स्ट मियोटिक कंप्लीट होते ही तुरंत बन जाता है सेकेंडरी oocyte, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। और जब सेकेंडरी oocyte बनता है तो साथ में उसके एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनती है, ठीक। अब उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte फिर से अपना एक स्टेज क्लियर करता है, और आगे जब स्पर्म इसको बेसिकली फर्टिलाइज कर देता है, तब उस सेकेंडरी oocyte का नाम कन्वर्ट होकर कर देते हैं हम इसको स्पर्म। और जब ये ओवम बनता है तो उस समय एक दूसरी बॉडी बनती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पोलर बॉडी। अब ये सेकेंड पोलर बॉडी और फर्स्ट पोलर बॉडी तो उसमें नहीं बन रही थी, स्पर्म में, ये भी एक डिफरेंस हो गया। इसमें आप एज इट इज बर्थ के पहले से भी कहानी, बर्थ के बाद में भी, और एज इट इज एडोलसेंस में भी चल रही है, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये एक मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और मैं कल क्या है कि इसका एक सिंपल स्पर्मेटोजेनेसिस का एक सिंपल ग्राफ कल, और oogenesis का भी एक सिंपल फिगर कल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एनसीईआरटी था तो मैंने इसलिए फिगर एक्सप्लेन कर दिया इसका, कि एक बार फिगर दिमाग में मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो आपको दिमाग में रहेगा। बाकी एज इट इज़ मैं इसका सिंपल सा और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको कल समझा दूंगा, ठीक। तो ये बेसिकली हो गया। नेक्स्ट एज इट इज़ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, वो कल करते हैं। और ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कल हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन ये कल हो जाएगा। प्रेगनेंसी तो मान के चलिए 2 से 3 दिन और, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन और लगेंगे, ठीक। चलिए पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से करो, क्योंकि आपको लैंग्वेज पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा, एक्सप्लेनेशन ही देंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।